श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन विषय में पहला यूनिट है 1857 का विप्लव या विद्रोह। 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह। वास्तव में ये 1857 का विद्रोह एकाएक नहीं हुआ। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां से जनमानस में व्याप्त असंतोष एवं विदेशी सत्ता के प्रति लोगों का घृणा का परिणाम था। कुछ इतिहासकार 1857 की विद्रोह सामंतवादी असंतोष मात्र माना है, लेकिन वास्तव में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का यह घटना एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण एवं सैनिक कारण तथा तात्कालिक कारण। इन सब कारणों से 1857 की विद्रोह या विप्लव उत्पन्न हुआ। आते हैं हम लोग 1857 की विद्रोह के कारणों का अध्ययन करते हैं। 1857 के विद्रोह का कारण। सबसे पहले हम 1857 विद्रोह का पहला कारण पढ़ते हैं, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में यह देखने को मिला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर 1857 के मध्य, इन 100 वर्षों के मध्य में अपने छल, बल और प्रपंच के माध्यम से बहुत सारे राजाओं, राजघरानाओं, राजवंशों को संपूर्ण नष्ट करके अपना एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। और जो भी कुछ राजा राजघराने बचे थे, उन पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूर्ण नियंत्रण कर चुकी थी। अतः भारतीय जनमानस इन 100 वर्षों की समाप्ति के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के विरुद्ध एकजुट होने लगी थी, और उसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में या विप्लव के रूप में दिखाई देता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण था लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। दूसरा कारण लॉर्ड डलहौजी की नीति, लॉर्ड डलहौजी की
नीति। 1857 के विप्लव में लॉर्ड डलहौजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, उसकी नीतियां भी उत्तरदायी हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध कानून बनाकर झांसी, सतारा, संभलपुर, जयपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, जिससे इन राजाओं में या शासकों में असंतोष की भावना व्याप्त हो उठी थी और वह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक मौके की तलाश में थी, जिसकी परिणति 1857 के विप्लव के रूप में दिखाई देता है। दूसरी नीति कुशासन का आरोप लगाकर ये अवध क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किया। अवध क्षेत्र जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ, अवध क्षेत्र के जमींदार, तालुकदार के बहुत सारे अधिकार छिन गए। वहां के सैनिक बेरोजगार हो गए, जिसके कारण अवध क्षेत्र भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में हो चुकी थी और इसका परिणाम 1857 के रूप में देखने को मिलता है। तीसरा प्रमुख कारण प्रशासनिक कारण है। 1857 के विद्रोह के कारणों में तीसरा है प्रशासनिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो भी सुधार किए गए, वास्तव में ऊपर से देखने पर अत्यंत लुभावने प्रतीत होते थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह अत्यंत कष्टप्रद थे, जिससे आम जनमानस ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से असंतुष्ट होने लगी थी। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की न्याय व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की न्याय व्यवस्था में जूरी का प्रथा चल रहा था। जूरी का प्रथा मतलब ये होगा कि किसी भी मुकदमे में अधिक से अधिक जज या न्यायाधीश जिसके पक्ष में फैसला लेते थे, उसके पक्ष में वह मुकदमा चला जाता था। तो उस समय जो न्याय व्यवस्था प्रणाली थी, खरीद फरोख्त पर थी और जो धनवान लोग होते थे अपने पक्ष में न्याय प्राप्त कर लेते थे, जो ये दोषपूर्ण था। दूसरी तरफ यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीशों में अंतर था। भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों का कोई भी मुकदमा नहीं सुनवाई कर सकते थे, जबकि यूरोपीय न्यायाधीश भारतीय और यूरोपीय दोनों की मुकदमा सुनता था। दूसरी तरफ भारतीय न्याय प्रणाली और यूरोपीय न्याय प्रणाली में भी अंतर था। भारत के लोगों को हिंदू होता था हिंदू संहिता के रूप में, और मुस्लिम होता था मुस्लिम संहिता के रूप में उनका निर्णय दिया जाता था, जबकि यूरोपीय लोग होते थे उनको यूरोपियन संहिता के रूप में निर्णय सुना जाता। ये असमानताएं थी जिससे आम जनमानस इससे असंतुष्ट था। दूसरी तरफ कर प्रणाली भी ईस्ट इंडिया कंपनी का दोषपूर्ण था। कर प्रणाली भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य फैला था, जैसे मद्रास प्रेसिडेंस, मुंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियां इनके पास था और बहुत सारे राजा महाराजाओं या उनका साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। इन भूभाग, एक विशाल भूभागों पर 3 प्रकार की इनकी कर प्रणाली थी। जो चौथा इनका प्रशासनिक में कर प्रणाली का दोषपूर्ण था। 3 तरह की कर प्रणाली थी इनकी।
पहला था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था महल वाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इन तीन जो कर प्रणाली थी, भू राजस्व इन तीन तरह के बंदोबस्त के आधार पर वसूला जाता था। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को बिचौलिया माना गया। जमींदार ही किसानों से भू राजस्व एकत्रित करके सरकारी खजानों में जमा करता था। इसका क्षेत्र विस्तार अस्थाई बंदोबस्त का था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस खंड, इनका क्षेत्र विस्तार ये था। और महलवाड़ी बंदोबस्त संपूर्ण उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश था, जिसमें महल कई गांवों को मिलाकर एक महल बनाया जाता था और महल के एक मुखिया होता था जो किसानों से कर एकत्र करके सरकारी राज खजानों में जमा करता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये दक्षिण भारत, मद्रास, मुंबई क्षेत्र में था, जहां पर सीधे किसान अपनी भू राजस्व एकत्र करके सरकारी खजानों में जमा करता था। इस तरह तीन तरह की जो कर प्रणाली थी, इसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसमें तमाम बिचौलियों का उदय हुआ और बिचौलिया जनता से, कृषकों से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयासरत होते थे, जिसके कारण किसान, कारीगर या आम जनमानस भी असंतुष्ट हो गए थे। नेक्स्ट कारण में आते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1857 के अनेक कारणों में एक सामाजिक कारण भी दिखाई देता है। सामाजिक कारणों में हम लोग पाते हैं कि अंग्रेज, चौथा कारण है सामाजिक कारण, चौथा कारण है इसका सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। जो अंग्रेज लोग थे वो अपने उच्च जातियों की उच्च जातिवादता पर आधारित थी, वो अपनी को श्रेष्ठ मानते थे और काले वर्ण के लोगों से वह घृणा करते थे और खुली रूप से भारतीय रीति रिवाजों की आलोचना करते थे। उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों में बहुत सारे सुधार किए, जिसके कारण भारतीयों को लगा कि अंग्रेजों द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा था। इसके कारण भी भारतीय जनमानस अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी, जिसका परिणाम 1857 के रूप में दिखाई देता है। सामाजिक सुधारों में जैसे बाल विवाह, गोद निषेध, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का अंत, ये सारे सामाजिक सुधार उन्होंने किए। इसका विरोध बहुत सारे भारतीय वर्ग किए कि ये भारतीयों की रीति रिवाज है और भारतीयों के ये आंतरिक मामला है, जिसके कारण इसका सुधार भारतीयों को करना चाहिए कि न कि कोई ब्रिटिश शासक या विदेशी सत्ता इसको सुधार करे। नेक्स्ट कारण इसका 1857 का आर्थिक कारण, पांचवा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण
आर्थिक कारण में सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी सरकार भारतीय कुटीर उद्योग को संपूर्ण नष्ट करने का प्रयास की और वह चाहती थी कि स्वयं द्वारा निर्मित वस्तु को भारतीयों के ऊपर थोपा जाए, जिससे भारत के कृषक, कारीगर और जमींदार, आम जनमानस अत्यंत दुखी हुआ और इसका परिणाम 1857 के विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट कारण इसका 1857 का धार्मिक कारण। छठा कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण 1857 के विप्लव में धार्मिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। ईसाई मिशनरियां मुगल शासन के समय से ही भारत में सक्रिय रही हैं, लेकिन 1757 प्लासी के युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शासन स्थापित किया, तभी से ईसाई मिशनरियां भारत में और सक्रिय हो गई। वह चाहती थी भारत को ईसाईयत बना दें, भारत के लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करा दें। इसके कारण बहुत सारे पादरी और ईसाई मिशनरी के लोग भारतीयों का खुले रूप से आलोचना करते थे और इसी दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग के, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में एक नियम बनाया गया और वह नियम था कि कोई भी भारतीय ईसाई धर्म स्वीकार करता तो उसके पिता के जीवित ही उसके पैतृक संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी प्रदान कर दी जाती, जो भारतीयों के लिए असहनीय था। मिशनरी स्कूलों में बाइबिल की सर्वोच्चता का पाठ पढ़ाया जाता था। बच्चों को यह पढ़ाया जाता था कि ईसाईयत सर्वोच्च है, जिससे भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त था और उसका परिणाम 1857 के विप्लव के रूप में दिखाई देता है। सातवां 1857 क्रांति का जो कारण बना वह था सैनिक कारण। सैनिक कारण 1857 के विद्रोह में सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों में बहुत सारे असमानताएं दिखाई दे रहा था। उस समय भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में असमानता, उनके सम्मान में असमानताएं, कितना भी योग्य भारतीय क्यों न हो, लेकिन उसको शीर्ष सैनिक पद से वंचित किया जाता था। उनकी पोशाकों में असमानताएं, उनके खान पान रहन सहन में असमानताएं, यह सब होते हुए भी कुछ भारतीयों का रीत रिवाज था, जैसे सिर पे पगड़ी रखना, तिलक लगाना, कान में कुंडल पहनना, इन सब जो परंपरागत रीतियां थीं उन पर रोक लगा देना। और इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में एक नियम बनाया गया, जनरल सर्विस इन लिस्ट। जनरल सर्विस इन लिस्ट जनरल सर्विस इन लिस्ट में यह बंगाल के सैनिकों को आदेश दिया गया कि वह बंगाल से बाहर सेवा देने के लिए तैयार रहे। उस समय भारतीय संस्कृति में यह
प्रचलन था कि जो भी व्यक्ति समुद्र को पार करता था या समुद्र की यात्रा करता था उसे अपने समाज से बहिष्कृत हो जाना पड़ता था। इसलिए इसका विरोध सैनिकों के द्वारा किया जाना स्वाभाविक था और उसका परिणाम 1857 के विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। और 1857 के विद्रोह का लास्ट कारण तात्कालीन कारण था। 8वां कारण जो था इसका तात्कालिक कारण। 1857 के विप्लव या विद्रोह के जो तात्कालिक कारण था वह था इनफील्ड राइफल। इन 100 वर्षों के मध्य 1757 से 1857 के मध्य इन 100 वर्षों में जो भारतीय जनमानस के अंदर धीरे धीरे तमाम बारूद इकट्ठा हो रहा था, उसको आवश्यकता था एकमात्र चिंगारी का, और वह चिंगारी 1857 के तात्कालिक कारण ने दिया, जो था इनफील्ड राइफल। उस दौरान जो पुरानी बंदूक थी उसके स्थान पर एक तोड़दार राइफल लाया गया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस जो लगता था उसकी पिन दांत से तोड़नी होती थी। और बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया कि जो इस कारतूस में पिन लगा है उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक यह कहने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों द्वारा हमें धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, और दोनों में इसके प्रति रोष उत्पन्न हुआ और उसका परिणाम 1857 के विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। इसका परिणाम यह हुआ कि अब नेक्स्ट में हम पाते हैं कि 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण हम पढ़ लिए। अब इसको हम देखते हैं इसका विस्तार क्या है। 1857 की विस्तार, 1857 की क्रांति की विस्तार में सबसे पहले हम बंगाल ही क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। 1857 विद्रोह का विस्तार। (1857) के विद्रोह के विस्तार में जनवरी 1857 में जनवरी 1857 में चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह बंगाल में फैल गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि 34वीं एनआई सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिए। इसका ये परिणाम हुआ कि 34वीं एनआई को ईस्ट इंडिया कंपनी शासन ने भंग कर दिया, जिसे असंतुष्ट होकर 34वीं एनआई के सैनिकों ने विद्रोह उत्पन्न कर दिया। उधर 29 मार्च 1857 जो सबसे महत्वपूर्ण है 1857 की क्रांति का प्रारंभ में 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, बंगाल के बैरकपुर छावनी के
एक सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, इन्होंने जब 34वीं एनआई सैनिकों को या रेजिमेंट को भंग किया गया तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सेवारत सैनिक मंगल पांडे ने अपने सैनिक अफसरों को गोली मार दी, जिसका परिणाम ये हुआ मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, ये कई बार पूछा गया है, मंगल पांडे का फांसी किस डेट को दिया गया। मंगल पांडे कहां पर अपने सैनिकों को गोली मारे, बैरकपुर में थे और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। एवं मंगल पांडे की मृत्यु के बाद, क्योंकि मंगल पांडे अवध क्षेत्र से आते थे और उधर अवध के 7वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। उस समय अवध कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था, जिसने गोरखा सैनिकों की मदद से 7वीं अवध रेजिमेंट के विद्रोह का दमन किया, लेकिन विद्रोह संपूर्ण उत्तर भारत में फैलना शुरू हो गया और संकेत के रूप में रोटी और कमल के फूल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाने लगा था। एक स्थान से दूसरे स्थान में संकेत के रूप में रोटी और कमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाने लगा था। और ये कई बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में संकेतक क्या था, संकेत के रूप में किसको गिना जाता है, तो वह था रोटी और कमल का फूल। कमल का फूल। मंगल पांडे की मृत्यु के बाद इसका नेक्स्ट विस्तार मेरठ और दिल्ली में हम पाते हैं। मेरठ और दिल्ली में पाते हैं विस्तार। मेरठ और दिल्ली। (1857) के बंगाल से विद्रोह शुरू होकर मेरठ और दिल्ली पहुंचा। मेरठ में 10 मई 1857 में मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया। मेरठ के सैनिक संध्या 10 मई 1857 की संध्या के समय यानी शाम के समय विद्रोह करके अपने बंद साथियों को जेलों से छुड़ा लिया और रातों रात मेरठ से दिल्ली पद यात्रा कर दिए। और सुबह होते ही मेरठ के सैनिक दिल्ली में लाल घाट दरवाजे से लाल किला में प्रवेश किए और मुगल अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह ए हिंदुस्तान
घोषित किया और इन विद्रोहियों का साथ दिल्ली की जनता ने भी दिया था। अब हम लोग पाते हैं कि दिल्ली में जब मुगल अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के बादशाह घोषित हो गए, और ये कई बार प्रश्न आता है कि 1857 की विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली की तख्त पर पुनः किसने बैठाया? तो 1857 के विद्रोही सैनिकों ने उन्हें पुनः भारत के सिंहासन पर या मुगल सत्ता पर सिंहासन पर आसीन कराए। अब दूसरा होता है इसका क्षेत्र विस्तार में अन्य क्षेत्र विस्तार। इसके अलावा दिल्ली और मेरठ और दिल्ली के बाद अन्य विस्तार, इसके अन्य विस्तार में हम पाते हैं कि दिल्ली में जैसे ही मुगल शासक बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान ए शहंशाह घोषित हुए और विद्रोह दिल्ली से निकलकर पश्चिम यूपी तक आ पहुंची। पश्चिम यूपी में जैसे आगरा, मुजफ्फरनगर और अन्य क्षेत्रों में ये बढ़ने लगे, से मथुरा, आगरा, मैनपुर, रुहेलखंड, मुजफ्फरनगर, इन संपूर्ण क्षेत्रों में एक क्रांतियां फैलनी शुरू हो गई थी। और लगभग 1857 के अंत तक संपूर्ण उत्तर भारत में ब्रिटिश सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। तमाम क्षेत्रों में विद्रोह उत्पन्न